वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन जी व्यूअर्स। मुझे यहाँ स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और मुझे साथ ही स्टेडियम से ज्वाइन कर रहे हैं अबू बकर बिलाल, जो हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर। जी वालेकुम अस्सलाम इनाहिल। अच्छा, तो आप दोनों पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों ने क्या कराया? कल तक के शो में तो हम लोग काफ़ी पुरुम्मीद थे कि अच्छा पाकिस्तान जीत जाएगा, 281 का हदफ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आप दोनों ने किया क्या? मतलब इंग्लैंड की टीम ने ऐसा क्या किया कि वो जीत गए? जी इरफान जी, उसमें देखें, कल अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि दो टीम सिलेक्शन हमारी जो है वो ठीक नहीं है। एक मैंने आपको कहा था कि अजहर अली की जगह पे शान मसूद को होना चाहिए था। आपको प्रॉपर बैट्समैन नंबर 3 का चाहिए था जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता। वही हमने मिस्टेक की कि शान मसूद वैसे तो देखा जाए उनका जो 7-8 साल का कैरियर है वो टेस्ट क्रिकेटर है। T20 तो हमने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया वर्ल्ड कप के अंदर, जब आपका कोई भी बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा था तो फिर आपने शान मसूद को ट्राई किया और आप देखते हैं कि उनको ओडीआई भी नहीं खिलाया जाता। तो प्रॉपर टेस्ट अगर कोई प्लेयर आपको पूरे स्क्वाड के अंदर नजर आता है तो वो शान मसूद थे। तो एक तो ये ब्लंडर मारा पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने कि शान मसूद को नहीं खिलाया गया, शान मसूद और नंबर 3 का बैटर था, और जैसे ओपनर हम देखते हैं तो नंबर 3 भी समहाउ ओपनर ही कंसीडर होता है। तो वो एक बड़ी मिस्टेक थी। बट क्या इसके पीछे क्या रीजन थी कि शान मसूद को हमने वही देखा, जैसे आप कह रहे हैं कि T20 में अच्छा परफॉर्म करने लग गए थे, तो अब क्या थिंक टैंक ने इसके पीछे क्या उनकी थिंकिंग थी? जी, मैं वही बताने लगा था कि इसमें आपने किया क्या कि अपनी जो मिडिल ऑर्डर का था या लेट मिडिल ऑर्डर का उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, जिसमें आपने नवाज को प्रेफरेंस दी और दूसरा फिर आपने जिस तरह फहीम अशरफ को दी। तो आप देखें कि दोनों विकेटलेस रहे। अगर तो आपकी जो प्रेफरेंस थी इनको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना आपकी मकसद था, तो ये आपकी बहुत ही रिडिकुलस किस्म की अप्रोच थी। क्योंकि करना क्या था, जो मैच टीम पूरा स्क्वाड प्लेइंग 11 की बात करें तो एक शान मसूद की जगह बनती थी। नंबर 3 पे प्रॉपर बैट्समैन को रिप्लेस ही बैट्समैन करता है, कभी ऑलराउंडर नहीं करता। आप ये देखें कि वर्ल्ड कप के अंदर आपने लास्ट जो 4-5 मैच खेले, आपने नवाज को एज ए बैट्समैन खिलाया, एज ए बॉलर नहीं खिलाया। आपने सेमीफाइनल और फाइनल में भी देखा कि सेमीफाइनल में 1-2 ओवर करवाए, फाइनल में कोई ओवर नहीं करवाए। जो T20 के रिमेनिंग मैचेस थे इंडिया के मैच के बाद, उसमें उन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई, तो एज ए बैट्समैन खेलते रहे। तब भी मैंने ये बात की कि अगर नवाज सिर्फ बैट्समैन खेलता है तो वो उसकी टीम में जगह नहीं बनती। हाँ, एज ए ऑलराउंडर वो बिल्कुल डेफिनेट उनकी जगह बनती है, बट अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही बॉलिंग में तो उनकी प्लेस नहीं बनती। दूसरी मिस्टेक आपने ये की कि आपको नुमान अली, जो आपका एक प्रॉपर स्पिनर था जिसने 2 साल से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, इन्हीं कंडीशन के ऊपर किया हुआ था, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए था और नुमान के साथ आप थोड़ा लंबा रन लेते। और इन कंडीशन के ऊपर आप देखें कि आपने ये आज जो मुल्तान की विकेट है ये प्योर स्पिनिंग ट्रैक बनाया आपने, और आज उनके लीच ने भी 4 आउट किए, क्योंकि वो जो बैट्समैन का रफ एरिया था उसको वो यूटिलाइज कर रहा था। ठीक है, उसके जो रफ पैच होता है बैट्समैन का उसको वो यूज कर रहा था, उसने 4 खिलाड़ी आउट किए। तो हमने भी यही करना था कि एक तरफ से हमारा अबरार विकेट अच्छी ले रहा था, दूसरा एक प्रॉपर स्पिनर जिसे कहना चाहिए, वो अगर लेफ्ट आर्म होता तो वो जो पैचेस को यूज करता, जो रफ पैचेस बैट्समैन के बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा आइडियल एक कॉम्बिनेशन बन सकता था। पेस बॉलर के लिए हमारे तो बिल्कुल ही विकेटलेस रह रहे हैं। दोनों इनिंग्स के अंदर हम देख रहे हैं उनके पेस अटैक ने भी आउट किया, एंडरसन ने भी आउट किया, रॉबिन्सन ने भी आउट किया, मार्क वुड ने भी विकेट ली। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पेस जो बॉलिंग थी उसकी क्वालिटी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह हमने कल, मैंने और अबू बकर दोनों ने कहा कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप नजर आ रहा है एज फार एज पेस बॉलिंग इज कंसर्न, तो वो नजर भी आया कि विकेटलेस चल रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि काफी लम्हा फिक्रिया है कि अगर आपके 2-3 मेन पेस बॉलर इंजर्ड हो जाते, नहीं अवेलेबल होते, तो आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। मेरा मानना यह है कि आप हसनैन को ला सकते थे, उसका पेस अच्छा है, जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट समहाउ आपकी टीम का पार्ट थे लड़के। हसन अली डोमेस्टिक आज खेल रहे हैं, आप उनको चाहिए था कि उनको डक कर लेते, जिसकी पीसीबी ने कहा भी कि रिप्लेसमेंट के तौर पे हारिस रऊफ की हम कंसिडर करेंगे, तो वो किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा अभी सेपरेट डिबेट हम इस पे अलहदा करते हैं कि पाकिस्तान किस तरह की क्रिकेट खेला, वो किस तरह की खेला। अभी तो हम पहले सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सिलेक्शन दैट इज रियली पुअर सिलेक्शन। अगर उसको अच्छा करते तो हम डिबेट जरूर करते हैं, लेकिन इस वक्त हम चलते हैं अबू बकर से पूछते हैं क्योंकि वो मौजूद हैं मुल्तान में। जी अबू बकर, इस वक्त क्या माहौल चल रहा है मुल्तान में? देखिए, 5 आउट तो कर चुके हैं हम दूसरे इनिंग में इंग्लैंड के, बट जो आज जिस तरह आगाज किया हमने दिन का, वो बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और पाकिस्तान टीम से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही थी। लेकिन पहले ही सेशन के अंदर 8 आउट 107 रन पे आपने दूसरे दिन का आगाज किया, 202 तक आप जा सके, और महज आपने इसके अंदर 95 रन बनाए और 8 विकेटें गंवाई।
रिजवान के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। रिजवान टेस्ट मैचेस के अंदर, व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर तो हमें इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बट रेड बॉल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस पर शकूक व शुबहात मौजूद हैं। आज भी उनसे जब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो बड़ी इनिंग खेलेंगे, वो भी अपने विकेट थ्रो कर गए, और पहली जो उन्होंने रन बनाया है वो 27 बॉल डॉट खेलने के बाद उन्होंने पहला रन बनाया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रिजवान के ऊपर प्रेशर है, या वो रिजवान अपनी गेम जो उनकी नेचुरल गेम है उससे हट के कुछ खेलना चाहते हैं। हालांकि इंग्लैंड ने तो खेल के दिखाया कि जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली, उन्होंने बताया कि कैसे रन बनते हैं, बट पाकिस्तान ने उनसे ज्यादा ओवर्स फेस किए लेकिन रन सिर्फ 202 ही बना सके हैं। तो रिजवान और सऊद शकील के दरमियान जो 1 घंटे की पार्टनरशिप लगी और उसके अंदर सिर्फ 7 रन बने, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान टीम का टर्निंग पॉइंट था आज के रोज का, क्योंकि इंग्लैंड ने उसके बाद पाकिस्तान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जहां हमने अटैक करना था, इंग्लैंड को अंडर प्रेशर करना था, वहां पर हम ईज हो गए, और वहां पर इंग्लैंड को जब रन नहीं बने तो फिर उन्होंने अटैक किया, और जब हमारी विकेट गिनी तो फिर एक के बाद एक विकेट गिरती गई। और यकीनी तौर पर जैसे इरफान ने बताया कि हमने अपनी डेप्थ को स्ट्रेंथ किया था अजहर अली को ड्रॉप करके, लेकिन हमारी डेप्थ ने आज ज्यादा मायूस किया। हालांकि थोड़ी सी लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम अपनी अप्रोच चेंज करे, शायद नवाज या फहीम अशरफ को कोई मिडिल ऑर्डर में यूज करके रन बनाने की तरफ जाए पाकिस्तान, लेकिन बिल्कुल रवायती क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और विकेट नहीं संभाल पाए, और एक सेशन के अंदर ही पूरा नक्शा चेंज हो गया टेस्ट मैच का। बिल्कुल, क्योंकि 281 जैसे आप भी और कल इरफान भी बात करते कि 281 स्कोर इतना टफ नहीं है, और कल आपने कहा कि एटलीस्ट अगर 100 फर्स्ट सेशन में बना लेते तो काफ़ी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन वो ब्राइट की जगह काफ़ी डल प्रॉस्पेक्ट्स हो गए। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी इरफान आपसे कि रिजवान और बाबर के बारे में काफ़ी उनको वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स माना जाता है, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि T20 में बाबर और रिजवान दोनों नहीं परफॉर्म कर सके। अभी आज तो बाबर आजम ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, उन्होंने 75 रन्स बनाए ऑन 95 बॉल, लेकिन आज फिर से रिजवान हमने देखा है कि खाली 10 रन बना चुके बट 43 बॉल्स पर। तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों नहीं ये जो हमारे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स माने जाते क्यों नहीं परफॉर्म कर सक रहे? देखें, सारों को हम अगर सेपरेट बात करें, बाबर तो चले फिर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया, टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 4 पे आ चुका है, तो वो तो इम्प्रूव करता जा रहा है। रिजवान पे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, रिजवान ने रिप्लेस किया आज से 2 साल पहले सरफराज को। सरफराज हमारे कीपर भी थे और कैप्टन भी थे, और मैं अभी भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ बल्कि, पाकिस्तानी अभी भी सर्किट में सबसे बेस्ट कैप्टन कोई अवेलेबल है आपके पास, जिसको गेम अवेयरनेस सबसे ज़्यादा है, गेम अप्रोच जिसकी सबसे ठीक है, वो सरफराज है। अच्छा, आपने जो प्रेफरेंस दी तो आपने T20 क्रिकेट की वजह से दी कि रिजवान ने को ओपन करवाया गया, मिसबाह उल हक ने उन पर ज़्यादा ट्रस्ट शो किया, उनको T20 में ओपन करवाई। जब आपके पास फ़खर इंजर्ड हुए न्यूजीलैंड सीरीज़ पे, तो आपने T20 में जब परफॉर्मेंस के बाद आपने डक किया। थोड़ा सा मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जैसे वो बकर कह रहे थे कि वाइट बॉल में उनकी क्रिकेट अच्छी है, बट वो सिर्फ T20 में है। ODI के अंदर भी उनकी एवरेज आप देखेंगे तो 14th की है लास्ट 2 साल से, जब से उन्होंने कम बैक किया टीम के अंदर। तो ODI में भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। टेस्ट के अंदर भी हमें याद आता, सिर्फ 2 इनिंग्स उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी करके पाकिस्तान को मैच जिताया, और एक अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बाबर के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके जो कराची का टेस्ट था वो सेव किया। इन 2 इनिंग्स को निकाल दिया जाए तो टेस्ट के अंदर भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप अगर एक इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया जा रहा है, टीम मैनेजमेंट, आप वाइस कैप्टन भी है टेस्ट टीम के वो, और फिर अगर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जिस तरह लास्ट मैच मुझे लगता था कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था उस टाइम के ऊपर, जब अब्दुल अली के साथ ये खेलने आए रिजवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, प्योर बैटिंग विकेट थी, और एक ऐसी शॉट खेल के अपनी विकेट थ्रो कर दी उन्होंने, तो रिजवान के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, जो हेल्म अफेयर को लोग डील कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन नहीं कर रहे। उसमें जो उनके फेवरेट लड़के हैं, जो नेपोटिज्म का मसला चलता चला जा रहा है, उन पे ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है, और जो लड़के पीछे डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, अभी सरफराज ने डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म किया है, तो आपको चाहिए था कि इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर उसको एक रन देते हैं। देखिए, मैं हमेशा इस चीज़ पे कह रहा हूँ कि आप अगर कोई प्लेयर, किसी भी, हम सरफराज या रिजवान की बात नहीं करते, किसी XYZ की भी बात कर लें, जो परफॉर्म कर रहा है उसको चांस दें। अगर किसी को नहीं होता, और मैं एक दफ़ा सोचता हूँ कि चाहता हूँ कि सरफराज को एक दफ़ा पूरी कोई 1 या 2 सीरीज़ खिला के लाइफ टाइम इस मसले को, डिबेट को ख़त्म कर दिया जाए।
अगर तो सरफराज परफॉर्म करता है, अच्छा करता है, तो उसके साथ चलना चाहिए। अभी भी आपको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2-3 साल की क्रिकेट उनमें बाकी है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। अगर वो नहीं करता तो उसको 1-2 सीरीज़ खिला के उससे क्लियर बात करनी चाहिए, उनको रिटायर करना चाहिए और हारिस पे आपको अब रिलाई करना चाहिए। ये वो जो इरफान, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो जो धोखा नहीं देगा सरफराज के बारे में कहा जाता था, ठीक है, तो हम एक दफा उन्हें ट्राई कर लेते हैं कि वो धोखा देते हैं या नहीं। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी आपको जिताई, 2 साल T20 में रखा, आपको नंबर 1 टेस्ट के अंदर भी आप 4-5वें नंबर की रैंक की टीम थे, आपका मोमेंटम बड़ा एक इम्प्रूव कर रहा था टेस्ट के अंदर भी। तो आपने एक सारे का सारा पूरा बोर्ड का सिस्टम चेंज किया, सिलेक्शन कमेटी बनी, उन्होंने खुद ही जो था इनको हटाया, वो फिर मिसबाह उल हक उसी का पार्ट थे, उन्होंने ही बाद में खुद ही वो सीट ले ली चेयरमैन चीफ सिलेक्टर की भी, और फिर चीफ कोच भी बन गए, हेड कोच भी। तो ये काफ़ी क्वेश्चन मार्क आपके आते हैं। फिर उनके पीछे अगर देखा जाए तो कोचिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं था, तो वो सारे का सारा जो आपके गलत डिसीजन थे वो 2 साल से आपको रिजल्ट में नजर आना शुरू हो रहे हैं। रिजवान की बात की जाए तो रिजवान कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं वनडे में और टेस्ट में? देखें, एक चीज़ मिनाहिल आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो प्लेयर टेक्निक वाइज सॉलिड नहीं होते, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं तो बिट्स एंड पीसेस में आ जाती है, बट वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते। रिजवान के ऊपर शुरू से एक ये क्वेश्चन मार्क आया कि इनकी टेक्निक उतनी सॉलिड नहीं है जितनी हम दूसरे दुनिया के कीपर्स की देखते हैं। अब T20 में आपको पता है आपने डिफरेंट इनोवेशन वाली शॉट्स खेलनी होती हैं। जैसे रिजवान T20 में 80% रन अपनी हुक शॉट या पुल शॉट उसे बोलना चाहिए, उस पर बनाते हैं। अब वर्ल्ड कप के अंदर क्या किया, तमाम टीम्स में बाउंस ज़्यादा था, गेंद ज़्यादा तेज़ के साथ आ रही, प्लस वो प्लान करके आए, रिजवान के ऊपर वर्किंग करके आए। वर्ल्ड कप से पहले रिजवान नंबर 1 रैंकिंग पे थे। वर्ल्ड कप में किसी टीम ने उनको चलने नहीं दिया, उन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर बॉल की और थोड़ा पेस के साथ और हाइट के ऊपर बॉल की, जिसकी वजह से रिजवान को पूरा ब्लॉक किया हर टीम ने और रिजवान को फ्लॉप कर दिया। इधर भी आप देखें तो टीम उनके ऊपर काम करके आई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको प्रॉपर एक इनिंग्स के अलावा खुल के नहीं खेलने दिया, इंग्लैंड ने भी अभी नहीं खेलने दिया, इवन ये श्रीलंका की सीरीज हुई थी, श्रीलंका ने भी रिजवान को नहीं चलने दिया। तो अब टीम्स ना आपके ऊपर प्रॉपर एक कोचिंग सिस्टम है, आपके साथ एनालिस्ट होते हैं, वो आपको वीकनेस शो करते हैं, बॉलर साथ एनालिसिस करते हैं बैठ के, उसके ऊपर वो काम करके आते हैं और वो ब्लाइंड क्रिकेट नहीं खेलते आजकल कि जिस तरह 90s के अंदर या 80s के अंदर होता था, आप गए और बॉलर ने अपनी सोच से बैट्समैन को आउट किया। अब तो डेटाबेस हर चीज़ हो गई है, एनालिटिकली वो हर चीज़ को एनालाइज करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो रिजवान के लिए मेरा ख्याल है, जिस तरह मैंने लास्ट मैच में कहा था कि अगर अजहर अली परफॉर्म नहीं करता तो अजहर अली से बात करना चाहिए, या तो उनको रिटायरमेंट की तरफ जाना चाहिए, बट अगर वो समझते हैं कि उनके पास अभी 1-2 साल की क्रिकेट है तो डोमेस्टिक में पहले वो परफॉर्म करें। अच्छा, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पे टेक्निक की बात की रिजवान की, तो जो हमारे कोचेज हैं वो रिजवान एक मेंबर है हमारी टीम के, तो उनकी टेक्निक के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे कोचेज? देखें मिनाइल, ये ऐसा नहीं होता कि आप कोचिंग के ना आपकी टेक्निक को चेंज कर दे। प्लेयर 90-95% ऑलरेडी बना होता है। कोचिंग सिर्फ आपको थोड़ा सा ना टेक्निक चेंज कर सकती है, ना किसी का बॉलिंग एक्शन वो टोटल चेंज कर सकती है। पॉलिश तो कर सकते हैं, वो सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई छोटी माइनर मिस्टेक है उसको बताया जा सकता है कि आप ऑफ स्टंप की बॉल को छोड़ें, या कुछ भी फ्रंट फुट पे ज्यादा आ रहे हैं या बैक फुट पे खेल रहे हैं, कुछ इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक बताई जा सकती है। ऑल टुगेदर किसी को बैट्समैन टीम में आने के बाद नहीं बनाया जा सकता, ना किसी को बॉलर बनाया जा सकता है। आप बॉलर या बैट्समैन ऑलरेडी होते हो, वो सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर एक शेप अप किया जा सकता है। तो जैसे हम रिजवान की अभी बात कर रहे हैं, तो रिजवान के अभी मेरा यही मानना है कि रिजवान के साथ एक दफ़ा टीम सिलेक्शन कमेटी को बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, कैप्टन को बैठना चाहिए। बट कैप्टन का मुझे लगता है कि 99% वो उनकी कप्तानी के अंदर भी रिजवान का रोल नज़र आता है। ये हर डिसीजन के अंदर रिजवान से पूछा जाता है और रिजवान को अपने साथ वो लेके चल रहे हैं, और वो किसी तरह भी रिजवान को टीम में से एक मैच भी बिठाने में बाहर वो तैयार नहीं है। इवन T20 वर्ल्ड कप में मेरा मानना ये था कि आप एक बैटर ऐड करके रिजवान को आप कर सकते थे, रेस्ट दे के आप हारिस के साथ जा सकते थे। बट आपने देखा कि हारिस को नंबर 3 तो दे दिया गया, बट ओपनिंग स्लॉट नहीं दिया गया, वो रिजवान को ही दिया गया। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है चले T20 में फिर भी हम मार्जिन देते हैं रिजवान को कि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं। बट अभी हम टेस्ट के अंदर बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क 100% इनकी कप्तानी इनकी बैटिंग के ऊपर है कि आपको एक ऐसा बैटर चाहिए जो से लंबा परफॉर्म करे, टीम को लेके चले, और आपके डगआउट में बैठा हुआ है सरफराज। ठीक है, और एक दफ़ा मेरा ख्याल है दोनों से क्लियर बात करनी चाहिए। और अभी रिजवान से परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका ये कोई मतलब नहीं होता। ये एक ज़्यादा डिबेट हमारे कंट्री में शुरू हो जाती है कि नंबर 1 वो है, नंबर 2 वो है। इसमें नंबर 1 2 की कोई बात नहीं है। जो परफॉर्मेंस दे वो आपका नंबर 1 है, या उसमें होना चाहिए। रिजवान ने ज़्यादा परफॉर्म किया सरफराज से, चले हम इस चीज़ को मान लेते हैं।
आपने रिजवान को चांस दे दिया, बट अगर रिजवान से परफॉर्म नहीं हो रहा तो इवेंचुअली टीम पाकिस्तान की है, हारती है तो पूरी नेशन गिरती है, उसका मोराल डाउन होता है, टीम की रैंकिंग नीचे जाती है। आपकी, मैं हमेशा एक ही बात बार बार कहता हूँ, आपके पास सिर्फ एक स्पोर्ट बची है, वो दैट इज़ क्रिकेट। आपने उसको बचाना है। खुदारा अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग नेपोटिज्म के चक्कर के अंदर अपनी टीम के ऊपर इस तरह की चीज़ें ना करें। जो ये 11 लड़कों की नहीं, पूरे पाकिस्तान की टीम है। आपका जो लड़का, क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिससे पूरी कौम की फीलिंग्स अटैच्ड है। ऐसे नहीं होता है खाली वो टीम, क्योंकि काफ़ी हमारे जितने भी शायकीन क्रिकेट है वो काफ़ी सीरियसली लेते हैं क्रिकेट को। अच्छा अबू बकर, इस वक्त आप पाकिस्तान टीम आगे क्या स्ट्रैटेजी बनाए कि कुछ वो थोड़ी सी फेस सेविंग कर सकें या बेहतर खेल सकें? देखिए तकरीबन 250 रन की लीड बन चुकी है इंग्लैंड की और 5 खिलाड़ी उनके आउट हैं। तो हमने पहले तो कोशिश ये करनी है कि जल्द से जल्द इंग्लैंड के बाकी 5 खिलाड़ी जो हैं उनको वापस पवेलियन भेजा जाए। सबसे पहले विकेट और एक बिल्कुल कम स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया जाए इंग्लैंड की टीम को। पिछले मैच में भी इंग्लैंड ने बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया था और 342 पर इनिंग डिक्लेरेशन की थी और वो उनके हक में भी गई, और तो वो तो बिल्कुल रिजल्ट लेने आए हुए हैं। हालांकि ये जो सेशन खेला इंग्लैंड ने, ये दोनों टेस्ट का अगर मुवाजना किया जाए तो ये एक ऐसा सेशन था जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट समझ के खेला है। इससे पहले जितना भी वो सेशन खेलते रहे उन्होंने तो टेस्ट क्रिकेट को 6 के रन रेट के साथ और 7 के रन रेट के साथ पहले टेस्ट में फिनिश किए। लेकिन ये एक ऐसा सेशन है कि उनको भी इस बात का दराक हुआ कि विकेट पर टर्न मौजूद है, इस पर रन इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। तो वो थोड़ा सा तहमुल मजाजी के साथ और पेशेंस के साथ खेल रहे हैं। हैरी ब्रूक और बेन स्टोक इस वक्त ये आखिरी उम्मीद है इंग्लैंड की, और ये लोग तो पहले कोशिश करेंगे कम से कम 100 से 150 रन मजीद बनाए जाएं और 400 तक की लीड के बाद पाकिस्तान को मौका दिया जाए कि वो आए और चौथी इनिंग खेलें टेस्ट मैच की। बट पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि 350 के अंदर अंदर इनको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जितना कम रन पे कर लेंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगा। मैच किसी भी तरह जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। जैसी पहली इनिंग के अंदर परफॉर्मेंस आई है, अगर ऐसी आई तो फिर तो मैच तीसरे दिन भी खत्म हो सकता है। बट अगर पाकिस्तान ने इस मैच को नॉकआउट की तरफ जाना है और सिर्फ उनके जहन में जीत है, तो फिर उसका टेम्पो भी चेंज होगा, फिर उसकी अप्रोच भी चेंज होगी, और फिर चौथी इनिंग में जिस तरह खेलना चाहिए टीम को जीतने के लिए उस तरह खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को। अच्छा, तो आपने ये तो बता दिया किस तरह खेलना चाहिए। इस वक्त आप वहाँ पे मुल्तान में मौजूद है, इस वक्त हमारे बॉलर्स एक्चुअली कैसा उनका बॉलिंग अटैक हो रहा है? देखिए इब्रार अहमद और जाहिद महमूद से ज्यादा ओवर करवाए गए हैं। इब्रार अहमद जो पहले इनिंग के हीरो थे, 7 आउट किए थे, उन्होंने इस इनिंग में भी 3 आउट किए हैं और जो 2 आउट बाकी हुए हैं वो रन आउट हुए हैं आज के रोज इंग्लैंड की। तो इब्रार अहमद के लिए तो बहुत ड्रीम डेब्यू हुआ है और वो दुनिया के 18वें बॉलर बन गए जिन्होंने एक पहले अपने डेब्यू मैच में 10 आउट किए, और पाकिस्तान के वो दूसरे बॉलर बन गए जिन्होंने डेब्यू पर 10 या 10 से ज्यादा आउट किए हैं। मोहम्मद जाहिद ने इनसे पहले 11 आउट किए थे एक टेस्ट मैच में, तो अब वो बिल्कुल उनके करीब पहुंच चुके हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ने के। बट 5 रन बाकी हैं, इब्रार के ऊपर इन्हिसार है और तो सबकी कोशिश यही है। बाबर को हमने शुरू से देखा है, आज के रोज उन्होंने इब्रार से ज्यादा ओवर्स करवाए हैं और एक एंड से सिर्फ इब्रार लगे रहे हैं और दूसरे एंड पे जाहिद महमूद और नवाज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जाहिद और नवाज जिनको मौका दिया गया था, जिस तरह इरफान ने भी कहा कि एक प्रॉपर बैट्समैन को हमने काम करके अपने एक ऑलराउंडर का इजाफा किया था, लेकिन ना तो वो विकेट ले सके ना वो रन बना सके। तो ये फैसला भी पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि बाउंस बैक हुआ है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इरफान से कि हमें यहाँ पर प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना चाहिए था, या तो शान मसूद होते या अजहर अली होते, लेकिन हमने उन दोनों को ड्रॉप करके आधे दीपर आधे बटेर वाला काम किया और वो हमारा जो प्लान है वो बाउंस बैक हुआ है। ठीक है। अच्छा इरफान, अबू बकर हमें बता रहे थे कि अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए पाकिस्तानी टीम को। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें जल्द से जल्द 5 विकेट्स उनकी रह गई उनको लेना चाहिए और स्कोर रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए हमें इंग्लैंड का। आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर रिस्ट्रिक्ट करें कि हमारे पास फिर एक कमबैक का चांस होगा पाकिस्तानी टीम के पास? देखें, पहले मैं थोड़ी सी इससे पहले बॉलिंग पे बात कर लूँ। बैटिंग की तो हमने बात कर ली, क्या मिस्टेक हमने की बॉलिंग के अंदर। देखें सिर्फ अभी तक कितना अनफॉर्चुनेट है कि आपकी सेकंड इनिंग में सिर्फ एक बॉलर विकेट ले सका, 3 उसने आउट किए, 2 रन आउट हुए और कोई बॉलर आउट ही नहीं कर सका। ये आपको बता रही है चीज़ कि आपकी कितनी वीक बॉलिंग लाइनअप है। और पहले मैच के अंदर भी अब्रार ने 7 आउट किए, 3 हमने देखा कि जाहिद ने आउट किए, तो यानी कि आपके जो रेस्ट ऑफ 3 बॉलर थे
उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी इवन स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर भी कि विकेट ले पाए। तो सबसे पहले तो ये हमने जो बात हमने की वो साबित भी होगी कि बड़ी वीक बॉलिंग लाइनअप है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि कितना रन अच्छा रहेगा पाकिस्तान को जो चांस रहेगा, वो आई गेस कि बिलो 300 कुछ भी होगा तो वो शायद हमारे पास कोई ना कोई पॉसिबिलिटी या रे ऑफ होप बिलो 300 रखना है। 300 जो कि रादर इम्पॉसिबल नजर आ रहा है क्योंकि 176 इस वक्त हो चुके हैं। हाँ 255 की लीड उनकी हो चुकी है। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि पाकिस्तान इनको 40-50 रन के अंदर आउट कर लेगा। जिस तरह के खासतौर पे हैरी ब्रुक खेल रहे हैं 58 रन पे खेल रहे हैं और जिस तरह की हिटिंग कर रहे हैं वो हर ओवर के अंदर एक बाउंड्री लगा रहे हैं। अब उनके कॉन्फिडेंस का इधर से हिसाब लगाएं कि जिस तरह हमने पहले मैच में बात की कि इंग्लैंड की ये प्रॉपर टेस्ट साइड नहीं आई। आपका डगआउट इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी सिलेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने अपने T20 के लड़कों को चांस दिया, उन्होंने अपने टेस्ट के लड़कों को कुछ को रेस्ट दिया और T20 को डाला। उसकी दो रीज़न थी। एक तो ये था कि ये लड़के कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि जाए आप टेस्ट भी खेलें आप। दूसरा ये कि आपने अपनी ओपोजिशन को भी कमज़ोर समझा, आपने अपनी ओपोनेंट टीम को देखा कि ये शायद उस कैलिबर की क्रिकेट नहीं खेल रही जो हम खेल रहे हैं, तो आपने कहा कि हमें अपनी ए टीम के बजाय बी टीम को भी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके ये बी टीयर के जो लड़के हैं ये भी इक्वली गुड हैं और ये हर तरह के क्रिकेट के स्टैंडर्ड को खेलने के लिए तैयार हैं। तब भी आपने उनको ट्रस्ट शो किया और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। चाहे हैरी ब्रुक की बात करें, बन डेकर की बात करें, बाकी 2-3 लड़कों की बात करें, तो आपको सब ने परफॉर्म करके दिखाया। इवन इनके जो बॉलर भी हैं एंडरसन के अलावा बाकी जो हैं वो समहाउ T20 की क्रिकेट खेलते हैं ज़्यादा। मार्क वुड भी अभी T20 का पार्ट थे, तो सारे ही परफॉर्म करे। रॉबिन्सन एक टेस्ट बॉलर उनके कह सकते हैं आप, तो उनको साबित कर रहे हो और आप देख लें कि हर ओवर के अंदर 1 या 2 बाउंड्री लगाई जा रही हैं। हालांकि वो बिल्कुल ये सोच नहीं रहे कि अभी 3 दिन बाकी हैं, टेस्ट का रिजल्ट 100% निकलेगा, उनको अपना मोमेंटम नहीं ब्रेक करे। जो अब होता है, मैं अक्सर बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिहाज से, ये इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट इन्होंने मॉडल अपना लिया है, इस मेथडोलॉजी के साथ खेल रहे हैं कि अपोजिशन को गिराना है टोटल, किसी तरह उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करनी कि वो कहीं उठ सके। जिस तरह अबू बकर ने बताया कि पहला 1-1.5 घंटा था, उसमें रिजवान ने और उसमें सऊद शकील ने सिर्फ 10 रन स्कोर किए, तो वो उसकी मिसाल थी कि इंग्लैंड ने देखा हमने प्रेशर इन पे डाला है, ये रुक गए हैं। उसी प्रेशर की वजह से आपने अपनी 6 विकेटें फौरन गिरा दी। वो एक टर्निंग पॉइंट था। जी बिल्कुल, वो टर्निंग पॉइंट। अगर आप उसमें नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहते, जिस तरह कल एक मोमेंटम बना हुआ था बाबर और सऊद शकील का, आपकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चलेगी। और डे जब क्लोज हुआ सेकंड डे, तो आपके 107 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे, तो आप बड़ा उसमें एक बेहतर किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे ही आपका सुबह आप आए, इंग्लैंड ने प्रेशर डाला, न्यू डे था, आप थोड़ा सा रुकते, उसके बाद आप अच्छी क्रिकेट खेलते, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी। पर आपने वही अप्रोच जो T20 और ODI में रखी, टेस्ट के अंदर अपने और नेगेटिव क्रिकेट खेलनी शुरू की। अभी भी आप देखें, अगर बॉलिंग देखें, खासतौर पे जाहिद महमूद की जो आज बॉलिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल पैच के ऊपर, लेग साइड के ऊपर वो बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि अंपायर भी उनको 1-2 दफा कह चुके हैं कि आप ना करें। कहते थे कि पाकिस्तानी टीम जब बिल्कुल हार जाए, उसके बाद जब डू और डाई सिचुएशन आ जाए, वी हैव नथिंग मोर टू लूज, तब हमारा अपवर्ड वो शुरू होता है एक ट्रैजेक्टरी, तो वो कब आने वाली है? देखिए, अब तो जैसे ये मैच भी आपका 90% तो आपके हाथ से निकल चुका है। एक छोटी सी होप ये है कि अगर आप कोई मैजिकल स्पेल किसी का हो जाता है, आप 40-50 में आउट कर देते हो, तो शायद कोई थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 3 दिन है, आप आराम से बैटिंग करें तो शायद कर जाए, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। खासतौर पे जिस तरह हैरी ब्रुक मार रहे हैं, जिस तरह की वो हिटिंग खूबसूरत कर रहे हैं, तो वो तो एक लम्हा उनकी कोशिश है कि आज भी जितने रन बनते हैं बनाए, क्योंकि नेक्स्ट डे कोई पता नहीं होता कि आपकी क्या रहे। और आप देख लें कि हर ओवर के अंदर वो 2-2, 3-3 बाउंड्रीज लगा रहे हैं। तो वो पहले 1 लगा रहे थे, अब वो 2 पे आ गए हैं और जिस तरह का वो तेज खेलते जा रहे हैं, 68 रन पे वो बैटिंग कर रहे हैं। बेन स्टोक्स ने थोड़ा सा अपने आप को कंपोज कंट्रोल रखा हुआ है कि विकेट दूसरा एंड से ओपन ना हो जाए, क्योंकि डे एंड होने जा रहा है, किसी टाइम भी लाइट कम हो सकती हैं। तो उनके माइंड में ये भी है कि हमारा टोटल, और उनकी कोशिश, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अभी पीछे अवेलेबल है, उनकी कोशिश होगी किसी तरह 400 तक तो हम इसको स्ट्रेच कर ही जाएं लीड को। तो 400 पे तो फिर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिस तरह हमने पहली बैटिंग कर चुके हैं पहले इनिंग्स के अंदर। बट मेरा ख्याल है 300, 320, 325 के दरमियान कहीं होता तो एक थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी, एक रे ऑफ होप कहना चाहिए, वो अवेलेबल हो सकती है। बट ओवरऑल बैड सिलेक्शन, बैड परफॉर्मेंस, बैटिंग पुअर, हमारी बॉलिंग थी कोई नहीं। एक बॉलर के साथ, मैं तो 4 बॉलर कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 बॉलर के साथ आप गए, या 2 बॉलर चले, जाहिद को भी आप डाल लें, तो टेस्ट मैचेस 2 बॉलर के साथ नहीं जीते जाते। आपको कम से कम 4-5 में से 4, एक ऑलराउंडर होना चाहिए था फ़हीम अशरफ, उसके साथ एटलीस्ट आपके 4 बॉलर होने चाहिए थे,
फिर आपके पास पॉसिबिलिटी थी कि आप इस टेस्ट मैच में कोई मार्क छोड़ते या उनसे लड़ते। तो ये मुझे इस अप्रोच की, इस थिंक टैंक की, ये मैनेजमेंट क्या है, सारों का सिकलैन का एक्सपीरियंस देख लें कितना लंबा है, मोहम्मद यूसुफ का कितना लंबा है। और मज़े की चीज़ मिनाइल आपको बताता चलूँ, इस टाइम पूरा पीसीबी थिंक टैंक जो है, जो तमाम मैनेजमेंट है, वो मुल्तान में मौजूद है। चेयरमैन साहब उधर हैं, उन्होंने अभी 10 साल लीज कॉन्ट्रैक्ट मुल्तान स्टेडियम का वो लोकल गवर्नमेंट से साइन किया। आपके CEO उधर मौजूद हैं, आपका जो डायरेक्टर है नदीम खान साहब वो उधर हैं, यानी कि आपका चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम उधर हैं। तो आप ये देखें कि ये तमाम मैनेजमेंट, तो पूरा पीसीबी कहना चाहिए, ये सब उधर मौजूद है। और ये सारे के सारे मिल के टीम की सिलेक्शन नहीं कर पाए। जो आपको मैंने सिंपली 3-4 चीजें बताई, जो ब्लंडर मैं कहना चाहूंगा, ये मिस्टेक नहीं मैं कहूंगा। अच्छा, आप टेस्ट में जा रहे हो और इंग्लैंड को देख रहे हैं और आपने टीम सिलेक्शन ये की, वो हम अबू बकर से पूछ रहे हैं। अबू बकर, जैसे इरफान साहब हमें बता रहे हैं कि अभी पूरा थिंक टैंक, पूरा पीसीबी वहाँ मुल्तान में मौजूद है, तो उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं? वो क्या कुछ चेंजेस वो सोच रहे हैं आगे हो सकते हैं, या वो उनका कैसा रवैया प्लेयर्स के साथ इस परफॉर्मेंस पे? सारा जो मलबा था वो थिंक टैंक के ऊपर डाल दिया था और उन्होंने यही कहा था कि जो फैसला साज है वो थिंक टैंक है, मैं क्रिकेट के मामला में बात नहीं करता। ये तो उनका एक बयान था जो कि उन्होंने मीडिया के सामने दिया, बट इंटरनली वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हैं। ये तो हमारे जराये ने हमें कंफर्म किया है। वो टीम सिलेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो विकेट की तैयारी में भी इन्वॉल्व होते हैं, और हर तरह के जो मामला हैं इवन के क्रिकेट टीम के, वो उनमें इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करते हैं। बट मीडिया को सामने तो यही कहा जाता है कि मैं किसी किस्म की इंटरफेरेंस पर यकीन नहीं रखता। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो है। पाकिस्तान टीम की इस वक्त पोजीशन जो है वो कोई खास नहीं है, और चेयरमैन पीसीबी रिजवी राजा की ख्वाहिश तो यही होगी कि पाकिस्तान ये सीरीज यहाँ पे मुल्तान में बराबर करे। बट बराबर करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा। पाकिस्तान के हाथ से तकरीबन 80-90% तक मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। आप अंदाजा लगा लें कि अभी 2 दिन का खेल मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ मिनट बाकी हैं, और 25 आउट हो चुके हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। पाकिस्तान के 10 आउट हो चुके हैं, इंग्लैंड के 15 आउट हो चुके हैं। तो दिन तो बहुत पड़े हुए हैं पीछे 3, और इंग्लैंड की इस वक्त लीड लेने के बाद पोजीशन भी काफी ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। अच्छा अबू बकर, इस पिच पे चेस करना अकॉर्डिंग टू यू मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि अब विकेट में जो क्रैक्स पहले दिन हमें नजर आ रहे थे वो क्रैक्स ओपन होना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे क्रैक्स मजीद ओपन होंगे, विकेट ड्राई होगी। कल का दिन भी जब आएगा, और पहला सेशन तो यकीनी तौर पर इंग्लैंड खेलेगा, जब सेकंड सेशन होगा उस वक्त सूरज बिल्कुल सर पर खड़ा होगा। तो उस मौके पर जो इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं उनको मजीद भी हेल्प मिल सकती है। जो क्रैक्स की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मजीद ओपन होंगे, तो उससे बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। और चौथी इनिंग के अंदर खासकर सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया की कंडीशंस के अंदर, लेकिन सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर विकेट अगर स्पिन बना लिया जाए तो बहुत ज्यादा ओपन होना शुरू हो जाता है। तो वो बैट्समैन को तो यकीनी तौर पर उसमें परेशानी होगी, लेकिन बॉलर्स के लिए मैं समझता हूँ कि विकेट जैसे जितना मजीद इस पर क्रिकेट होगी उतना ही ज्यादा साजगार होता जाएगा। तो अब हमें, मेरे पास तो सिर्फ एक होप है कि अगर पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, अगर ये कोई अच्छी इनिंग खेल जाते हैं, कोई 150-200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हमें अगर हम दे जाए, क्योंकि ये एलिजिबल है, ये केपेबल है। अब्दुल्ला शफीक ने अपना टैलेंट शो किया हुआ है, इमामुल हक ने भी सेंचुरी स्कोर की हुई है पहले टेस्ट मैच के अंदर। तो ये लोग केपेबल तो हैं। अगर ये ओपनिंग, मुझे तो उम्मीद है कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान की अगर कुछ देर स्टे कर गई, अगर हमने उनको 350-400 में भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे चाहता तो मैं भी यही हूँ कि 300 से कम पे रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन 300 से कम पे मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड हमें इतनी जल्दी अपने आखिरी 5 भी दे देगा। ये कल का सेशन खेलेंगे, पहला कोशिश करेंगे कि पूरा सेशन खेला जाए और तकरीबन 100-150 रन इसमें मजीद ऐड किए जाए, क्योंकि अब इंग्लैंड को जल्दी नहीं है डिक्लेरेशन की किसी किस्म की। क्योंकि अगर वो एक कल का सेशन खेलते हैं उसके बाद भी 8 सेशन टेस्ट मैच के बाकी होंगे, 2.5 रोज से ज्यादा का खेल बाकी होगा, तो उसमें वो आउट तो कर सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। तो इंग्लैंड की पहली कोशिश होगी कि वो 350 प्लस जाएं, और उसके बाद जो है वो देखेंगे रन को मजीद कितना स्पीड से बढ़ाना है, क्योंकि वक्त की कमी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास मुझे तो ऐसा लगता है कि 80-90% पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल चुका है। 10-20% जो चांसेस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर उसका इन्हिसार होगा कि अगर बल्लेबाज तो 2 से 3 बैटर जैसे हों जो कि लंबी इनिंग्स खेल जाएं, सेंचुरीज कर जाएं,
या 50 प्लस स्कोर करें तो फिर पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन है कि हम दोबारा इस मैच के अंदर फाइट बैक कर सकते हैं। मुझे अबू बकर ये बताइए कि नसीम शाह की इंजरी के हवाले से कोई अपडेट आपके पास आई है? आप उधर मौजूद हैं कि क्या उनकी इंजरी किस नौयत की है और क्या उनकी अवेलेबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट मैच में? और साथ हसन अली की रिप्लेसमेंट के हवाले से जो बात की गई थी हारिस रऊफ के गेस्ट, आज हमने देखा कि हसन अली तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, उधर आज मैच भी खेल रहे हैं, उस हवाले से कोई अपडेट अगर आपके पास है तो ज़रूर बताइए। देखिए, हसन अली के हवाले से तो कोई अपडेट नहीं है। टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि जो स्क्वाड हमने जिसका इंतखाब किया है उसी स्क्वाड के साथ ही हमने सीरीज मुकम्मल करनी है। ठीक है। अगर हसन अली को बुलाना होता तो वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, 3 से 4 घंटे के अंदर टीम को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हसन अली को इस मौके पर नहीं बुलाया गया। जहां तक बात है नसीम शाह की, नसीम शाह का टीम के साथ रहते हुए रिहैब जारी है और जब हमारे टीम जराये से बात हुई है तो वो होपफुल है कि नसीम शाह की जो इंजरी है कुछ सवेयर नहीं है, कोई संजीदा इंजरी नहीं है, बस उनके जो राइट जो शोल्डर है उसके अंदर पेन है। तो वो उसका यही ख्याल है कि नसीम शाह जो है वो तीसरे टेस्ट मैच से पहले तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच तक तो मेरा ख्याल है कि सीरीज निकल जाएगी हाथ से अगर हम ये मैच लूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इरफान, ये हमें जीतते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि नसीम शाह हमें कराची में खेलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, क्या इस वक्त अबू बकर हमारे बॉलर्स कोई हेल्प नहीं कर सकते अब पाकिस्तानी टीम की? कोशिश तो कर रहे हैं जी, इब्रार अहमद लगे हुए हैं कैंट से, बॉल पे बॉल डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो तहम्मुल मजाजी के साथ इंग्लैंड के बैटर्स इस सेशन को खेला है। उन्होंने थोड़ा जो रन रेट है इस सेशन का मैं समझता हूँ बस उन्होंने अपनी विकेट संभाली हुई है जी, अब तक वो थोड़ा सा विकेट संभाल के खेल रहे हैं, तो वो चाहते यही है कि लंबा रन करें, लेकिन यकीनी तौर पर बाकी बॉलर्स को भी काम करना होगा। नवाज को आउट करने होंगे, मोहम्मद अली जिनको हमने टैग करवाया उनको आउट करने होंगे, फ़हीम अशरफ हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे तो माजी करीब की पाकिस्तान की बहुत ही कमजोर तरीन बॉलिंग लाइनअप यहाँ पर खेल रहा है, खासकर अगर पेसर की बात की जाए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को किल्लत हो, लेकिन इस मैच के अंदर तो हमें 140 पर बॉल करने वाला भी हमारे पास कोई बॉलर मौजूद नहीं है, जो कि इस तरह की कंडीशन में फायदेमंद हो सकता था, क्योंकि अब रिवर्स स्विंग मिलना शुरू होगी। बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ है तो इस मौके के ऊपर फास्ट बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलती है, तो रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करने वाला भी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई बॉलर मौजूद नहीं है। ठीक है, आप भी यही कह रहे हैं और अबू बकर भी यही कह रहे हैं कि हिस्ट्री का ये हमारा वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप है और ख़ाली हमारे पास 2 से 3 ही बॉलर्स हैं जिनके ऊपर पूरा ये गेम डिपेंड कर रही है। तो ऐसा क्यों है बाकी जितने बॉलर्स इंडक्ट होते हैं कि वाई आर दे नॉट परफॉर्मिंग? देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ कि फ़हीम अशरफ को आप एज ए ऑलराउंडर तो खिला सकते हैं, बट अगर आप उसको पेस अटैक का मेंबर बना के आप उसको अपनी गेम का स्टार्ट उससे करवा रहे हैं तो ये आपकी अप्रोच को भी बताता है और आपकी जो डग आउट में लड़के बैठे हैं उनका भी बताता है कि आपके पास अवेलेबल ही कुछ नहीं है। मेरा मानना यह था कि अगर टेस्ट मैचेस जीते जाते हैं या तो क्वालिटी बॉलिंग के साथ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस के साथ, ठीक है। तो पेस की बात करें तो जब आपके मेन 3-4 बॉलर अवेलेबल नहीं थे, शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, हारिस रऊफ हो गए, फिर नसीम शाह थे, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचती थी। या आप हसन अली की तरफ जाते या आपके जो टीम का परमानेंट मेंबर थे T20 या ODI के अंदर भी मोहम्मद हसनैन को आप लेके आ सकते थे। हसनैन एक ऐसा बॉलर है जिसका पेस जो है वो नसीम शाह की तरह 145 प्लस है, तो आप उसके साथ चांस ले सकते थे, तो आपने उसको भी नहीं खिलाया। फिर आपके पास आपने और हसन अली की सेकंड ऑप्शन थी, आपने उसको भी नहीं खिलाया, तो आप बैंक किस पे गए रहे हैं? फ़हीम अशरफ के साथ के। अच्छा, वो ये सिलेक्शन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? जो आप जो सारे नाम ले रहे हैं कि इनको खिलाना चाहिए था, इनको क्यों नहीं खिलाया गया? ये वही जवाब देंगे क्यों नहीं, यही तो हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं, यही तो क्वेश्चन है हमारा भी कि क्यों नहीं खिलाया गया। क्या परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, नेपोटिज्म होता है, क्या प्रॉब्लम है? ये कहीं ना कहीं तो हमें इसका जवाब यही मिल रहा है ना। हम जो अगर बात डेली कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि ये उन तक बात पहुंचे और वो इसको सोचें कि हम ये क्या ब्लंडर मार रहे हैं। मैं तो इसको मिस्टेक भी कंसीडर नहीं करता, ब्लंडर कंसीडर करता हूँ कि एक नॉर्मल बंदा जो आम व्यूवर भी क्रिकेट देखने वाला है वो भी सोचेगा कि फ़हीम अशरफ 5-6 आउट नहीं कर सकता। मोहम्मद अली को पहले मैच में ही हमको अंदाज़ा हो गया कि उस क्वालिटी का बॉलर नहीं है कि इन पाकिस्तानी डेड पिचेस के ऊपर वो बॉल कर सकेगा। ये दोनों इस तरह के बॉलर थे जहाँ बॉल सीम और स्विंग करती है। फ़हीम अशरफ इफेक्टिव नजर आएगा आपको इंग्लैंड में क्योंकि ये सीम बॉलर है। सीम बॉलर उधर इफेक्टिव होता है जब बॉल थोड़ा सीम और स्विंग करता है, सीम के ऊपर आप हिट करते हो, या न्यूजीलैंड की कंडीशन कह लें या साउथ अफ्रीका की कुछ ऐसी विकेट्स हैं जहाँ पे बॉल अच्छा सीम और स्विंग करता है, तो ये बॉलर उधर आपके इफेक्टिव होते हैं। इस तरह की डेड पिचेस के ऊपर ये कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। आपको नज़र आएगा कि इनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड देख लें आप,
तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड नहीं थी सिलेक्शन के अंदर। फिर इस तरह आपने मोहम्मद अली को डाला, कोई उसमें स्पार्क, कोई क्रिश्मा, कोई एनर्जी नहीं नज़र आई उस लड़के के अंदर। तो सेकंड मैच में भी आपने डाला, चलें वो एक फिलर के तौर पे तो शायद यूज़ हो सकता है कि आपके जब मेन बॉलर थक जाए तो एक ऐसा बॉलर जो ज़्यादा रन्स ना दे तो आपके एक लाइन पे बॉल करता रहे, शायद 5वें बॉलर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। बट आप उसको मेन अटैक बॉलर के तौर पे यूज़ करोगे तो ये फिर आपकी सोच के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क है कि आप किन बेसिस के ऊपर उसको एज ए अटैक बॉलर यूज़ कर रहे हो। फिर इसी तरह जैसे मैंने अभी पहले स्टार्ट के अंदर शो में बात की स्पिनर के ऊपर कि नुमान अली आपके पास लड़का था, आपने उसको खिलाते, इतना 15-18 साल का उसका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस था। फिर एक और इधर ज़हन में आता है, की जगह भी आपने कहा था शान मसूद होना चाहिए। फिर आपका साजिद खान, साजिद खान 1 साल से कंसिस्टेंट आपका मेंबर था, आपको शायद याद हो कि उसने बांग्लादेश के अगेंस्ट 8 आउट करके आपको टेस्ट मैच जिताया। जैसे ही उसने टेस्ट सीरीज जिताई तो एकदम उन्होंने कहा जी उसका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, कोच ने कहा, तो उसको काम करने की ज़रूरत है। आप हमें कहीं भी वो नज़र नहीं आ रहा, ना डोमेस्टिक सर्किट में नज़र आ रहा है, कहीं भी वो हाईलाइट नहीं हो रहा, कहीं डिस्कशन भी नहीं हो रही कि क्या काम हुआ उसके ऊपर। आप पहले एक लड़के को पिक करते हो, उसने लास्ट ईयर डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा आउट किए थे, वो टीम में आया, 1 साल टीम के साथ रहा, टीम में मैचेस उसने कुछ जिताए भी, अब वो लड़का कहीं भी नहीं है। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है लड़कों को लाने के लिहाज से, फिर निकालने के लिहाज से, फिर वो गायब करने के लिहाज से कि वो किधर जाते हैं और ये सिलेक्शन होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सीरियस सवालात पूछ लिए। ऑब्वियसली है, आप देखें ना, चेयरमैन चीफ सेलेक्टर से पूछेंगे आप, वो बात करेंगे जी मैंने तो सेलेक्ट करके दे दिए, ये कोच और कैप्टन की भी मुशावरत थी। इनसे पूछेंगे, ये आपको कहेंगे ये तो हमें उन्होंने दिए थे लड़के। तो भाई रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिस तरह हमने चेयरमैन पीसीबी की बात की, वो उनका पहले आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके अभी तक उन्होंने एक बात कही कि चेयरमैन जो है वो अगर क्रिकेटर होता तो कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो क्रिकेट जानता है, वो समझता है, वो पिच बनाने के लिहाज से बात करते हैं, जब सिलेक्शन के वाले से बात करते हैं, कैप्टन के ऊपर आई रखने के वाले से बात करते हैं, वो कहते हैं जी आई होनी चाहिए चेयरमैन की, वो तो पिक कर लेता लड़का एक दफ़ा खेलते हुए। तो जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो वो कहते हैं मेरी दरियाफ्त थी, बुरा परफॉर्म करता है तो वो कहते हैं इनका इन्होंने खुद देखना, तो मेरा तो रोल ही नहीं है इसमें। तो फिर हमें एक बंदा बता दें जिसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह हमने ये 5-6 क्वेश्चन तो भी उठा दिए, तो कौन इन सब के आंसर करेगा, कौन बताएगा ये किसकी मिस्टेक थी, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल था? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, क्रेडिट लेने के लिए सारे आ जाते हैं। और ये बाकी ये तो हमारा अलमिया है, हमारा सोसाइटी का भी अलमिया है, और ये क्रिकेट का तो हमको ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। हम क्रिकेट की बात करें ना, इसलिए इस पर बात करें क्योंकि आपके पास एक स्पोर्ट बची है जिसके ऊपर आपका पैसा बड़ा इन्वॉल्व है, बिलियंस आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लड़कों पे खर्च कर रहे हो, मैनेजमेंट के ऊपर बड़ी बड़ी हैवी सैलरीज दे रहे हो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात आती है सब पीछे हट जाते हैं। और हमारा ये कोई भी किसी लेवल पे कभी शो नहीं करता कि जी मैं रिस्पॉन्सिबल था, हम हारे, हम इस वजह से हारे। आप देख लें किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ये बात नहीं करेगा। और देखें दूसरी जितनी भी दुनिया क्रिकेट की टीमें हैं उन्होंने अपनी सोच टोटल चेंज कर दी। अब वो इस शेल से निकल चुके हैं कि हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ओडीआई खेल रहे हैं, T20 खेल रहे हैं। उन्होंने एक प्लान तो समझ सबको आ गई कि हमने सिंपल अटैक करना है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, ओपोजिशन को हमने खड़ा नहीं होने देना, एक दफ़ा गिराना है तो फिर उसके ऊपर उसको स्प्रेस करके रखना है ताकि वो दोबारा कम बैक ना कर पाए। हम उसी 80s या 90s के मॉडल पे क्रिकेट खेल रहे हैं कि आराम से खेलते जाएं, कोई स्पेल अच्छा हो जाएगा, हम मैच जीत जाएंगे। तो अब इस तरह होने नहीं वाला। अगर आप अपनी मिस्टेक से अपने लूप होल्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट जिस तरह के आप फेस करते चले जा रहे हो इस तरह ही आते जा रहे हैं। और चेयरमैन ने हमेशा कहा कि मेरा जो 1 साल के अंदर ऑप्टिमम गोल है 3 रैंकिंग के अंदर लेके आना, टॉप 3 के अंदर तीनों फॉर्मेट में, वो मुझे ख्वाब ही नज़र आ रहा है। और अभी तो हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है और वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ ही हमारी परफॉर्मेंस जा रही है। और मेरा ख्याल है कि आपको सिलेक्शन से लेके कैप्टनसी और ये बाकी चीज़ों को एक पूरा थ्रोटल पे देखना पड़ेगा। आपको एक पूरी डायसेक्शन करनी पड़ेगी, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। लेकिन ये तब भी पॉसिबल है जब टॉप टू बॉटम ये ट्रिकल डाउन होगा। अगर इसी तरह ही आप अंदाज़ों पे या नेपोटिज्म के साथ चीज़ें चलाते जाओगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले। अच्छा इरफान, कल बैटिंग पिच थी, पाकिस्तानी टीम कुछ नहीं कर सकी, आज बॉलिंग पिच थी, पाकिस्तानी टीम कुछ नहीं कर सकी। तो बताएं पाकिस्तानी टीम और मैनेजमेंट करे तो क्या करे जब उनको पिच ही नहीं अच्छी मिल रही? पिच तो आपको पिंडी की भी बड़ी अच्छी मिली थी, बैटिंग पैराडाइज मिली थी। पाकिस्तान की शायद जितने भी सिटीज़ हैं सबसे बेस्ट पिच आपको मिली थी, तो आप तो उधर भी नहीं रन्स कर पाए। आपको लास्ट डे में हार्डली आपने 200 रन्स करने थे कुछ, और आपकी 8 विकेटें बाकी थी, आपने 75 रन से वो टेस्ट हार गए। तो वो तो आप ब्लेम छोड़ दें, ये तो ब्लेम इनको टीम को खुद लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट को लेना पड़ेगा।
आप स्पिनिंग ट्रैक हमने जैसा पहले बात की, हमने करना ही यही काम था, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते कि गोरों को गिराने के लिहाज से हम सिर्फ स्पिनिंग ट्रैक बनाएं और हमारे लड़के स्पिन को अच्छा खेलते हैं। लीज एक एवरेज बॉलर मैं उसे कहता हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का बॉलर नहीं है कि जो वो आके 8 या 10 आउट कर देगा, वो भी 4 आउट कर गया आपके। तो ये तो अप्रोच देखें, फिर उनकी देखें फील्ड सिलेक्शन कितनी अच्छी थी, प्लेसिंग कितनी अच्छी थी, उनके पेस बॉलर भी आउट कर रहे हैं। शुक्रिया इरफान आपका, बहुत शुक्रिया अबू बकर। यहाँ पे टाइम हुआ है हमारे शो के इख्तिताम का। फिर से एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।